हाँ, नमस्कार मित्रों, मेरा परिचय देता हूँ। राहुल मेहता, राइट टू रिकॉल ग्रुप। और मैं पिछले 12-13 सालों से प्रचार कर रहा हूँ कि राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में आने चाहिए। गैजेट यानी कि एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है जो कि हर केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर महीने में एक गैजेट निकालती है। उसमें होता है कलेक्टर, सेक्रेटरी वगैरह के लिए आदेश। यदि किसी भी नागरिक या कार्यकर्ता को सरकार में कोई पॉजिटिव चेंज लाना हो या कोई चेंज लाना हो तो उसे हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें गैजेट में क्या छपवाना है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मिनिस्टरों को कहिए कि वो गैजेट में राइट टू रिकॉल के कानून छापे, और नहीं छापते हैं तो उनको बदनाम करने की, पब्लिक में ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश होनी चाहिए। अलग अलग टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है। आज का जो वीडियो है वो मीडिया के ऊपर है कि हम किस तरह से मीडिया को सुधार सकते हैं। कि अभी तो आप मीडिया के बारे में तो सब जानते हैं कि जो पॉलिटिकल न्यूज़ होता है, एवरी पॉलिटिकल न्यूज़ इज़ अ पेड न्यूज़। जो आप टीवी चैनल देखते हैं, मैगजीन आती है, उसमें सर से पांव तक सब कुछ पेड न्यूज़ होता है। किसी भी नेता की फ्रंट पेज पे फोटो होती है तो समझ लीजिए 20-25 लाख, 50 लाख। हीरो हीरोइन, मॉडल, एक्ट्रेस की फोटो फ्री में छप जाएगी, उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू है। मैं पॉलिटिकल न्यूज़ की बात करता हूँ। एवरी पॉलिटिकल न्यूज़ इज पेड न्यूज़। और ये आज की बात नहीं है। अखबार, ये मीडिया पैदा हुआ तब से वो पेड मीडिया रहा है और ऐसा ही रहेगा। मैं कोई क्रिटिसिज्म इस सेंस में नहीं कर रहा कि मान लो मैं या तुम कोई टीवी चैनल चलाते तो या तो टीवी चैनल बंद कर देते या तो वही उसी तरह से चलाते जैसे आज के मालिक टीवी चैनल चला रहे हैं। कि मल्टीनेशनल कंपनियों से पैसा लिया और मल्टीनेशनल कंपनियों ने बोला कि भाई अन्ना हजारे को भगवान बना दो, तो अन्ना हजारे को भगवान बना दिया। बोला कि भाई बाबा रामदेव की इमेज खराब करनी है तो बाबा रामदेव की, स्वामी जी की इमेज खराब कर दी। और बोला कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी को हीरो बनाना है, लो इतना करोड़, तो उतना करोड़ लेके सुब्रमण्यम स्वामी को हीरो बना दिया। मतलब एवरी मीडिया इज ऑलवेज अ पेड मीडिया। वो अंग्रेजों के जमाने में भी इसी तरह से था कि अंग्रेज थे, वो अखबारों को पैसा देते थे कि भाई मोहन भाई दुरात्मा गांधी जी से मैं कहता हूँ, उनकी फोटो रोज फ्रंट पेज पे होनी चाहिए। उनके बारे में अच्छा लिखो कि वो बहुत महात्मा है, बहुत अच्छे आदमी है, भारत को आज़ाद कर देंगे। वो कहते हैं कि सिर्फ चरखा कातो और चरखा काटने से आज़ादी आएगी, तो भी रोज उनका फोटो आता था। क्योंकि अंग्रेज अखबार वालों को पैसा देते थे मोहन भाई के, दुरात्मा गांधी को फेवरेबल कवरेज देने के लिए। तो मीडिया है वो तो हमेशा पेड मीडिया रहेगा। अब इस परिस्थिति में उपाय क्या है? तो किस तरह से हम जो पेड मीडिया के डिसएडवांटेजेस है, जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से, वो कम कर सकते हैं। तो पहले मैं कुछ जो गंभीर नुकसान गए देश को पिछले 10-1 साल में पेड मीडिया की वजह से, मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। पहला मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा न्यूक्लियर वेपन के बारे में कि मीडिया ने कितनी खबरें आपसे छिपाई। मीडिया ने, जब न्यूक्लियर वेपन पे डिस्कशन चल रहा था तो मीडिया ने आपको बताया ही नहीं कि चाइना की कैपेबिलिटी क्या है। चाइना की कैपेबिलिटी क्या है? चाइना ने कितने एटॉमिक टेस्ट किए हैं? 45। ये कोई मीडिया आपको नहीं बताएगा। किसी अखबार ने ये बात आपको नहीं बताई कि हिंदुस्तान ने सिर्फ 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए, पोखरान 1, पोखरान 2। चाइना ने किए 45। और उसमें से चाइना ने 22 ग्राउंड टेस्ट किए और 23 एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन किए। यह भी मीडिया ने आपको नहीं बताया। एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन वो असली टेस्ट होता है कि जिसमें बम, प्लेन है वो बम को प्लेन बम को 2-5 किलोमीटर ऊपर ले जाता है और वहां से बम को फेंका जाता है। और उससे आपके जो एटॉमिक बम है उसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी की टेस्ट होती है कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि उसके कलपुर्जे इतने ढीले हैं कि प्लेन उसको 1000 मील दूर ले गया और उसके स्क्रू ढीले हो गए और बम फटा ही नहीं। हमने जो टेस्ट किए थे वो ग्राउंड टेस्ट किए थे। ग्राउंड टेस्ट यानी कि जमीन के अंदर न्यूक्लियर बम थोड़ा फूट गया। पर चाइना ने असली टेस्ट किए थे, वो एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन है, वो भी 23। दूसरा, मीडिया ने आपको ये भी सच नहीं बताया कि इंडिया ने जो सबसे बड़ा बम फेंका और सबसे बड़ा जो एक्सप्लोजन किया उसकी कैपेसिटी क्या थी? 75 किलोटन। और चाइना ने जो सबसे बड़ा एक्सप्लोजन किया उसकी कैपेसिटी क्या थी? 4500 किलोटन। 4500 किलोटन यानी हमारे बम से करीब 45 गुना, 70 गुना बड़ा। यानी हमारा एटम बम यदि
जो लविंगा टेटा आता है, जो इतना सा छोटा सा होता है पटाखा, उसको गिनो तो चीन का जो है वो 555 से भी बड़ा बम था। तो हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी चाइना से 175th है, और वो भी हम 40 साल पीछे हैं। चाइना ने 1968 में 3500 किलो टन का एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन किया था, और हमने उसके 30 साल बाद 1998 में 75 किलो टन का एक्सप्लोजन किया, वो भी ग्राउंड एक्सप्लोजन है। एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन तो इंडिया ने किया ही नहीं। ये बात मीडिया ने नहीं बताई। मीडिया ने आपको रशिया की कैपेबिलिटी के बारे में भी नहीं बताया कि रशिया ने अभी तक में 750 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए हैं, और रशिया ने जो सबसे बड़ा एक्सप्लोजन किया वो 50 मेगाटन का था, यानी 50,000 किलो टन का, यानी हमारे एक्सप्लोजन से करीब 500 गुना 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली। उन्होंने 2 बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए। एक जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था तो वो स्वीडन से 1000 मील दूर था, और स्वीडन में जो समुद्र तट के इलाके थे वहां के मकानों के कांच के शीशे टूट गए, इतना बड़ा एक्सप्लोजन था। और दूसरा एक्सप्लोजन किया, उसमें 15 किलोमीटर के डायमीटर का एक गड्ढा बन गया, 100 मीटर गहरा और 15 किलोमीटर के डायमीटर का। वो पूरी जो लैंड थी वो इवोपरेट हो गई, यानी कनॉट प्लेस में यदि वो फेंका जाए तो पूरी नई दिल्ली है वो इवोपरेट हो जाएगी। उतना बड़ा एक्सप्लोजन उन्होंने करके दिखाया। और अमेरिका ने जो सबसे बड़ा एक्सप्लोजन किया वो 15,000 किलो टन का था, हमारा एक्सप्लोजन सिर्फ 75 किलो टन का। यानी कि हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की दुनिया में जीरो कह दो है, वो मीडिया ने आपको बताया नहीं। अडवाणी ने जो झूठ बोला कि हमारे पास मिनिमम कैपेबल डिटरेंस आ गया, वो मीडिया ने 500 बार बताया। अडवाणी ने जो पोखरण 2 किया, मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, पर उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला कि हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी चाइना जितनी हो गई है। हम चाइना के 175th है, और हम अमेरिका और रशिया के कंपैरिजन में 1/100 से भी कम है। ये बात मीडिया ने आपको नहीं बताई। दूसरा, मीडिया ने आपको कभी राइट टू रिकॉल के बारे में नहीं बताया। वो तो आप देख ही रहे हैं कि राइट टू रिकॉल के द्वारा हम 4 महीने में नहीं, 1 महीने के अंदर सारा करप्शन खत्म कर सकते हैं। राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर आएगा तो 24 घंटे में ये पुलिस का करप्शन बंद हो जाएगा। राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आएगा, 24 घंटे के अंदर एजुकेशन का करप्शन खत्म हो जाएगा, किसी को अपनी नौकरी नहीं खोनी। तो मीडिया ने आपको राइट टू रिकॉल के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, ज्यूरी सिस्टम के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। वो आप देख सकते हैं कि अमेरिका में, राइट टू रिकॉल के बारे में बात करूं कि अमेरिका में 95% केस के जजमेंट क्यों हफ्ते 2 हफ्ते में आते हैं, क्योंकि वहां नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट चीफ जज है, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई अखबार नहीं देगा, कोई मैगजीन नहीं देगा। बीसीओ मैगजीन को मैंने लिखा है, कोई भी मैगजीन ये इन्फॉर्मेशन छापने को तैयार नहीं है कि भाई अमेरिका में लोगों के पास राइट टू रिकॉल गवर्नर है, राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट चीफ जज है, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज है, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है। फिर ज्यूरी सिस्टम, कि अमेरिका में अदालतों में भ्रष्टाचार क्यों कम है, जाते ये सगावाद भाई भतीजावाद क्यों कम है, क्योंकि वहाँ ज्यूरी सिस्टम है। वहाँ जज जजमेंट नहीं देता है, सिटीजन को बुलाया जाता है हर एक केस के लिए। वोटर लिस्ट में से, ये वोटर लिस्ट है, तो उसमें से जैसे कि ये वोटर लिस्ट है, अमेरिका में कोई केस होता है तो जज जजमेंट नहीं देता, वोटर लिस्ट में से रैंडमली 12 लोगों को बुलाया जाता है, और वो 12 लोग को ज्यूरी बोलते हैं, और वो ज्यूरी जजमेंट देती है। उसकी वजह से वहां पे क्राइम रेट बहुत कम है। फिर वेल्थ टैक्स, मीडिया ने आपको ये भी नहीं बताया होगा कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स 35% है, यानी कोई आदमी जिसके पास मान लो दौलत 100-200 करोड़ की है और उसकी मृत्यु होती है तो 35-45% सरकार टैक्स ले लेती है। वेल्थ टैक्स का फायदा क्या है, सेना मजबूत होती है। इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ टैक्स भी है, वहां पे मकान की कीमत का 1% से 3% जितना सरकार को टैक्स देना पड़ता है, तो उससे सेना मजबूत होती है। तो आप देख सकते हो कि जितने अच्छे कानून है, ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल, वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, मीडिया कभी उस पर आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा। फिर आपने अक्सर देखा होगा अभी रिसेंटली इंडिया टुडे के फ्रंट पेज पे सुब्रमण्यम स्वामी का फोटो था, अन्य का तो फोटो आता ही रहता है, छोटे अन्नों का भी फोटो आता है, अन्य ANNE, अन्य मतलब प्लूरल ऑफ अन्ना, ANNE का प्लूरल, तो छोटे अन्यों के भी फोटो आते हैं। आप बताइए कि राजीव दीक्षित का फोटो किस मीडिया के फ्रंट पेज पे देखा आपने? कोई भी एग्जांपल ले लो, आउटलुक, इंडिया टुडे, फ्रंटलाइन, कभी उन्होंने दीक्षित जी का कोई लेख छापा?
क्यों नहीं छापा? क्योंकि ये सब मल्टीनेशनल कंपनियों के पैसे पे चलने वाले अखबार है। इसी तरह से दीक्षित जी ने मॉरिशस रूट बंद करने के लिए पीआई फाइल की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में उनको फेवरेबल जजमेंट मिला, सुप्रीम कोर्ट ने केस फाड़ के फेंक दिया, वो अलग बात। पर एक भी अखबार ने उसको कवरेज नहीं दिया। जो असली मुहिम थी देश में काला धन रोकने की, जो असली मुहिम थी मॉरिशस रूट को बंद कराने की, दीक्षित जी ने 2002 की साल में पीआई फाइल की थी दिल्ली हाईकोर्ट में। वहां से फेवरेबल जजमेंट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गई, तो एक भी मीडिया ने कवरेज नहीं किया। और ये सुब्रमण्यम स्वामी नाटक कर रहे हैं काला धन वापस लाने का, और सब सारे अखबार और टीवी चैनल उसको फेवरेबल कवरेज दे रहे हैं। तो आप देखते हैं कि राजीव दीक्षित है, वो लगभग मीडिया ने उनको ब्लैकआउट कर दिया था दीक्षित जी को। और इसी तरह से मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है ब्लैकमेलिंग और व्हाइटमेलिंग। ब्लैकमेलिंग यानी कि इसकी कैरियर खराब करनी है, तो लोगों की नज़र में इसको नीचे गिराना है। जैसे कि स्वामी रामदेव जी को, जितने भी ये एमएनसी पे टीवी चैनल है, उन्होंने स्वामी जी की इमेज खराब कर दी। यहाँ तक बोला कि 4 जून में उनकी गलती है। भाई 5000 पुलिस वालों ने आके पंडाल में आग लगा दी, वहां पे 25000 लोगों की पिटाई की जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, नेल कटर भी नहीं था, हथियार तो छोड़ो, और दोष मीडिया निकाल रही है स्वामी जी का। तो इसको ब्लैकमेलिंग बोलते हैं। और व्हाइट मेलिंग में ज्यादा पैसा है। व्हाइट मेलिंग यानी कि भाई स्वामी जी के, स्वामी रामदेव जी की इमेज खराब करनी है या तो उनका इन्फ्लुएंस कम करना है, तो अन्ना को खड़ा करो, अन्ना को द अन्ना बना दो, और उनको गांधी नंबर 2 या तो भगवान नंबर 2 सारी उपाधियां दे दो कि बस वो आगे भ्रष्टाचार हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म कर देंगे, इस तरह की झूठी आशा लोगों में खड़ी करो। तो वो व्हाइट मेलिंग यानी किसी बकवास आदमी को ऊपर उठाना, और ब्लैक मेलिंग यानी कि कोई अच्छा भला आदमी है उसकी इमेज तोड़नी, उसको कम करना। तो ये सारे, और इसी तरह से मीडिया ने ये काम आजादी से पहले भी किया कि सुभाष चंद्र बोस की इमेज खराब कर दी। उस समय जो मीडिया था उसकी बात कर रहा हूँ। महात्मा सुभाष चंद्र बोस की इमेज खराब कर दी, और दुरात्मा गांधी को भगवान बना दिया कि बस ये बोल रहे हैं कि चरखे का तो भजन का तो इससे आज़ादी आ जाएगी। और पूरे देश को, उस समय का जो मीडिया था उसने कार्यकर्ताओं को गुमराह करने के लिए, सबको गांधी जी के रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया। और उसकी वजह क्या थी कि अंग्रेज और जो ये कुबेर थे उस जमाने के, बिरला, बजाज, टाटा वगैरह, वो मीडिया को पैसा दे रहे थे मोहन भाई के बारे में अच्छी खबरें छापने के लिए। अब बात आती है उपाय पे कि ये जो पेड मीडिया है उसमें से हम कैसे अपना किस तरह से ये पूरी चीज ठीक कर सकते हैं। तो मैं उपाय में बताता हूं। ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है जिसमें मैंने ड्राफ्ट दिए हैं कि कौन से ड्राफ्ट हम गैजेट में छपवा के, मीडिया की समस्या को हम कम कर सकते हैं। तो वो मैंने ड्राफ्ट लिखे हैं। चैप्टर 44 में, अब rahulmehta.com/301.pdf, उसके चैप्टर 44 में मैंने लिखा है 44.10, सेक्शन 44.10, राइट टू रिकॉल ग्रुप प्रपोजल्स टू इम्प्रूव टेलीकॉम टीवी चैनल्स, की टीवी चैनल और टेलीकॉम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो पहला प्रपोजल है राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमैन, यानी हम नागरिकों के पास ये प्रोसीजर होनी चाहिए कि हम दूरदर्शन चेयरमैन को हम बदल सके, ताकि दूरदर्शन चेयरमैन यदि मल्टीनेशनल कंपनियों से या तो पॉलिटिकल पार्टियों से पैसे लेके न्यूज़ को दबा रहा है या तो कुछ न्यूज़ को ओवर हाईलाइट कर रहा है, तो ऐसे चेयरमैन को हम निकाल के ऐसे व्यक्ति को रख सकते हैं जो कि नागरिकों के हित की सारी खबरें छापे और उसको बराबर कवरेज दे। तो राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमैन की प्रपोजल इस तरह से है कि दूरदर्शन को 5 भाग में विभाजित कर दिया जाए, जो कि 5 इंडिपेंडेंट चैनल्स होंगे, या तो ग्रुप ऑफ चैनल, एक के पास एक से ज्यादा चैनल हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5 के चेयरमैन हैं वो रिकॉलेबल होंगे, मतलब सिटीजन उनको निकाल सकते हैं। यानी वो चैनल के बीच भी एक तरह की कंपटीशन होगी कि एक चैनल यदि कोई खबर दबाने की कोशिश करता है तो दूसरा चेयरमैन ये देखते हैं कि भाई दूसरे को बदनाम किया जा सके कि भाई ये आदमी एक खबर दबा रहा है, वो इस खबर को छापेगा। दूसरा, हर एक राज्य सरकार के पास एक अपना चैनल होना चाहिए। ये आपको जो बुद्धिजीवी है उन्हें मैं कुबुद्धिजीवी कहता हूँ। भारत के जो बुद्धिजीवी है
वो इस बात को समर्थन देते हैं कि प्राइवेट चैनल होने चाहिए, विदेशियों को भी चैनल मिले इस बात का समर्थन देते हैं, लेकिन देश की राज्य सरकारों को टीवी चैनल देने का वो विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो कि एमएनसी के कंट्रोल में नहीं है, और वो मुख्यमंत्रियों को यदि टीवी चैनल मिलेगा तो एक इंडिपेंडेंट न्यूज का सोर्स खड़ा हो जाएगा। भाई जो आदमी देश का मुख्यमंत्री है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, वो टीवी चैनल चला रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? क्यों राज्यों के पास टीवी चैनल नहीं होनी चाहिए? जो राज्य पुलिस चला सकता है, जो राज्य सरकार के अंडर में पुलिस है, उसके पास टीवी चैनल क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए मेरी जो दरखास्त है कि हर एक राज्य के पास एक टीवी सैटेलाइट चैनल होनी चाहिए और हर एक राज्य के पास एक केबल चैनल होनी चाहिए, और वो चैनल का जो चेयरमैन है वो भी राइट टू रिकॉल के द्वारा रिप्लेसेबल होना चाहिए। उसके बाद हर एक जिले के पास एक अपनी केबल चैनल होनी चाहिए। हर एक जिले को हम सैटेलाइट चैनल नहीं दे सकते, क्योंकि सैटेलाइट चैनल की लिमिट है कुछ 250 की, 250 से ज्यादा सैटेलाइट चैनल आ नहीं सकती। तो नेशनल लेवल पे 15 चैनल हो, हर एक राज्यों को हम एक सैटेलाइट चैनल देते हैं, तो लगभग यूँ समझो कि 30 चैनल वो हो गई, तो 15 और 30 ये 45 चैनल गवर्नमेंट की है जो कि फ्री टू एयर होगी और हर एक बॉक्स वाले को दिखानी पड़ेगी, और हर एक राज्य और जिला अपनी एक केबल चैनल रख सकता है। केबल में कोई लिमिट नहीं है, केबल में 300 चैनल तक की लिमिट होती है, तो उसके जरिए हर एक जिले को एक चैनल दे सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि हर एक जिले के पास अपनी एक चैनल होगी, तो मल्टीनेशनल कंपनियों की न्यूज दबाने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा, हर एक चैनल को मिनिमम 5 मिनट, जो रिकॉलेबल चेयरमैन है राइट टू रिकॉल दूरदर्शन के बाद दूरदर्शन की गुणवत्ता सुधरेगी, घंटे में 5 मिनट उसको उसका प्रोग्राम दिखाना पड़ेगा, और वो 5 मिनट तय कर देगा ये 1 मिनट का प्रोग्राम, ये 1 मिनट का प्रोग्राम, और जो नीचे बैनर लाइन और टिकर लाइन आती है वो घंटे में 1 मिनट, हर घंटे में 1 मिनट वो दूरदर्शन जो बैनर लाइन देता है वो हर एक चैनल पे आनी चाहिए, ताकि मल्टीनेशनल कंपनियां मान लो कोई झूठ चला रही है तो और दूरदर्शन का चेयरमैन उस झूठ का पर्दाफाश करना चाहता है, तो कम से कम वो 1 मिनट के अंदर वो उस झूठ का पर्दाफाश कर सकता है। उसके बाद हर एक चैनल को इंडिपेंडेंट करना, हर एक चैनल को इंडिपेंडेंट करना यानी कि आज अभी चैनल के मालिक क्या करते हैं कि भाई पूरा बुके लेना पड़ेगा, पूरा कलेक्शन लेना पड़ेगा, तो वो कलेक्शन खत्म किया जाए, और कि भाई हर एक चैनल का अलग प्राइस होगा और कस्टमर वही प्राइस देगा जो चैनल प्राइस दे रहा है, और किसी तरह का क्रॉस डिस्काउंट नहीं होगा। यानी कि आप ये 10 चैनल लोगे तो 11वां चैनल फ्री, या ये 10 चैनल लोगे तो सबके भाव पे 20% डिस्काउंट होगा, इस तरह का कुछ नहीं होगा। हर एक चैनल का अपना फिक्स प्राइस होगा और वो हर एक के लिए सेम प्राइस होगा, और उसमें वो यदि फ्री चैनल है तो हर एक को फ्री में मिलेगा, और यदि वो पेड चैनल है तो हर एक उसका कस्टमर एक जैसा प्राइस देगा। तो बुके खत्म होने से जो बड़ी कंपनियों की ओलिगोपोली है जैसे वो कम हो जाएगी, और जो एडवर्टाइजमेंट है जिसके जरिए लोगों को अक्सर बेवकूफ बनाया जाता है एडवर्टाइजमेंट के जरिए, उस एडवर्टाइजमेंट में ज्यूरी की सेंसरशिप नहीं होगी पर ज्यूरी ट्रायल, यानी कि एडवर्टाइजमेंट में यदि जानबूझ के लोगों को बेवकूफ करने के मैसेज डाले गए हैं, जैसे कुछ एडवर्टाइजमेंट में अक्सर ये बताते हैं कि आप ये क्रीम लगा लो तो कौवा है वो हंस बन जाएगा, मतलब कोई काला आदमी है वो गोरा बन जाएगा, या इस तरह से आपके चमड़ी का रंग परिवर्तन हो जाएगा। वो बकवास है, दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है कि जिससे किसी की चमड़ी का रंग बदल सके। जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं वो देखते होंगे कि चमड़ी के अंदर मेलिनिन नाम का एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट की वजह से चमड़ी का रंग काला, गोरा या गेहुआ रंग होता है। और आप कोई भी केमिकल लगा लो, मेलिनिन है वो शरीर के अंदर उसका उत्पादन होता है, आप कोई भी क्रीम लगा लो उससे मेलिनिन का उत्पादन कम नहीं हो सकता। तो ये धोखा एक तरह का है, और इस तरह की इमेज यदि कोई एडवर्टाइजमेंट खड़ी करने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे इंटेंशन पे जाना चाहिए कि जिस आदमी ने एडवर्टाइजमेंट बनाई है उस आदमी का इंटेंशन यदि झूठ कम्युनिकेट करने का है, भले उसने शब्दों में झूठ ना बोला हो, लेकिन यदि वो झूठ कम्युनिकेट करना है तो ज्यूरी उसको 2, 5, 10 करोड़ का फाइन कर सकती है, उसको जेल की सजा कर सकती है, उसके प्रोडक्ट पे बैन लगा सकती है। तो इसके द्वारा हम एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हर एक एडवर्टाइजमेंट के बिगिनिंग में और आखिर में एक बारकोड रखना, ताकि उस बारकोड के आधार पे लॉक किया जा सके। वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी किस तरह से कि यदि
हर एक एडवर्टाइजमेंट के आगे और पीछे एक बारकोड आता है, जो कि बारकोड ह्यूमन बीइंग को नहीं दिखाई देगा, लेकिन मशीन जो होता है, बॉक्स के अंदर जो सीपीयू होता है, वो उसको बारकोड को एनालाइज कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली उस समय बॉक्स है वो ब्लैंक आउट हो जाएगा। तो इससे यदि आप चाहते हैं कि भाई आप फैमिली के आदमी हो और आप चाहते हो कि भाई आपके बच्चों को ऐसे गलत एडवर्टाइजमेंट ना दिखे, तो आप एडवर्टाइजमेंट लॉक ऑन कर दो, तो जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगा स्क्रीन है वो ब्लैंक आउट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली दूसरे चैनल पे शिफ्ट हो जाएगी जहां पे एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा। तो इस तरह से हर एक एडवर्टाइजमेंट में बारकोड रखना कंपलसरी करना चाहिए, जिससे पेरेंट्स है वो बारकोड लॉकिंग और मतलब एडवर्टाइजमेंट लॉकिंग कर सके। तो ये सारे सुझाव मैंने यहाँ पे दिए हैं कि जिसके द्वारा मीडिया की जो कमी है उसको दूर किया जा सके और एक अच्छा मीडिया खड़ा कर सके। जो राइट टू रिकॉल दूरदर्शन का कंसेप्ट यह है कि जैसे एक अच्छा मीडिया आएगा जो कि ब्लैकमेलिंग नहीं करता और व्हाइट मेलिंग नहीं करता, तो जो मीडिया ब्लैकमेलिंग और व्हाइट मेलिंग में लगे हुए हैं उनकी ताकत कम हो जाएगी। आज मीडिया के पास ब्लैकमेलिंग और व्हाइट मेलिंग की कैपेबिलिटी क्यों है? क्योंकि एक भी अच्छा मीडिया नहीं है, एक भी मीडिया ईमानदार नहीं है, एक भी टीवी चैनल नहीं है जो कि सारा सच बताता हो और सारे इंपॉर्टेंट सच को बताता हो। जैसे मैंने आपको न्यूक्लियर बम का एग्जांपल दिया, एक भी टीवी चैनल नहीं है जो कि ऑडियंस को ये इंफॉर्मेशन दे कि हम कितने न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी के मामले में हम कितने पीछे हैं। एक भी मीडिया नहीं है जो कि देश को ये बताया कि देश में कितने करोड़ बांग्लादेशी घुस गए हैं और बांग्लादेशियों से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि मान लो भारत चीन का युद्ध हो और देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी है और चीन यदि उन्हें AK-47 और ग्रेनेड लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर ऐसे हथियार पहुंचाता है 2 लाख को भी, 2 लाख बांग्लादेशियों को पहुंचा दिया, तो देश में रातों रात 20-25-50 हजार कसब खड़े हो जाएंगे। और कसब के पास तो सिर्फ AK-47 थी, जो 13-15 कसब घुस गए थे, उसके पास सिर्फ AK-47 थी। यदि उसके पास ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर होते तो 400 आदमी क्या 4000 आदमी मर जाते। तो देश में तो 2 करोड़ बांग्लादेशी है, उसमें से 2 लाख के पास भी यदि चीन ने हथियार पहुंचा दिए तो हमें कितना बड़ा नुकसान हो जाए। तो क्यों ये मीडिया इस बात पे फोकस नहीं करता? क्योंकि मीडिया को सऊदी अरेबिया से पैसा आ रहा है। आप देखिए कि बहुत सारे मीडिया चैनल है, उसमें पैसा 2 तरह से आता है, एडवर्टाइजमेंट के स्वरूप में आता है, इन्वेस्टमेंट के स्वरूप में आता है। अधिकतर मीडिया चैनल जो है, टीवी चैनल जो है, उसमें बहुत सारा इक्विटी मॉरिशस की कंपनियों ने उनका इक्विटी उनके शेयर खरीदे हैं और उनके बॉन्ड खरीदे हैं। और वो मॉरिशस में पैसा किसका है? वो दाऊद जैसे लोगों का भी है, चिदम्बरम जैसे लोगों का है, शरद पवार जैसे लोगों का है, ये राज जमाई जो है, रॉबर्ट वड्रा, ऐसे लोगों का भी पैसा है। तो इन लोगों का मीडिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मीडिया हमेशा, और सऊदी अरेबिया का भी पैसा है, तो मीडिया सोचती है कि भाई बांग्लादेशियों की प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, बोलेंगे तो सऊदी अरेबिया के जो इन्वेस्टर है उनको बुरा लगेगा, इसलिए बांग्लादेशियों की स्टोरी को ब्लैकआउट कर दिया पूरा। तो देश की बहुत बड़ी समस्याओं पे ये छापते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। तो जब दूरदर्शन तो गवर्नमेंट फंडेड है, जब राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमैन आएगा और साथ में दूसरा भी कि दूरदर्शन एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं लेगा, दूरदर्शन एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं लेगा। सरकार के पैसे में जितना दिखा सकते हो उतना दिखाओ, नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, पर एडवर्टाइजमेंट नहीं लेगा। दूरदर्शन का कोई भी एम्प्लॉई है वो उसकी कोई भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगी सैलरी के सिवा। उसको सैलरी कम लगती हो तो वो नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू करे, और सैलरी के सिवा कहीं भी पता चला कि उसकी कोई और इनकम है तो ज्यूरी या तो राइट टू रिकॉल के द्वारा उसको जेल में बंद कर दिया जाए। तो इसके द्वारा हमें एक ईमानदार मीडिया मिलेगा, भले ही छोटा मीडिया हो, भले ही कम लोग देखते हो, ज्यादा लोग देखते हो, पर एक ईमानदार मीडिया मिलेगा जो कि लोगों की हित की खबरें लोगों तक पहुंचाता है। और जब हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास एक चैनल होगी और उसके चेयरमैन पर राइट टू रिकॉल होगा, तो इससे मीडिया में और सुधार आएगा कि मान लो एक पार्टी कोई न्यूज को दबाना चाहती है तो कम से कम दूसरी पार्टी एक स्टेट में उस न्यूज को ओपन करेगी तो धीरे धीरे दूसरे स्टेट में भी वो ओपन होनी शुरू होगी। तो मैं प्रपोजल को समराइज करता हूं, राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमैन, राइट टू रिकॉल स्टेट दूरदर्शन चेयरमैन, मतलब हर एक स्टेट के पास अपनी एक चैनल हो और उस चैनल को घंटे के 5 मिनट सारे चैनल पे दिखाया जाएगा और हर एक चैनल को इंडिविजुअली सेल किया जाए और हर एक एडवर्टाइजमेंट के आगे और पीछे बारकोड हो ताकि पेरेंट यदि एडवर्टाइजमेंट को ब्लॉक करना चाहते हो तो वो उसको ब्लॉक कर सके।
इन सारे कानूनों को हम गैजेट में छपवा के ड्राफ्ट मैंने दिए हैं rahulmehta.com/301.htm में। वो सारे ड्राफ्ट यदि गैजेट में हम छपवाने में कामयाब हो जाते हैं तो मीडिया का जो प्रॉब्लम है वो पेड मीडिया का प्रॉब्लम कम हो जाएगा और एक ऑनेस्ट मीडिया हमारे पास आ जाएगा। धन्यवाद।